लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है सोल प्रोप्राइटर्स, और उसके बाद हमने पार्टनरशिप को लेकर के किया था कि अगर जो ओनर सिंगल है तो उसको सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं, या एक ही व्यक्ति है जो पूरी संस्था को चलाने वाला है तो उसको हम लोग सोल प्रोप्राइटर्स बोल रहे थे। बेसिकली ये कैसा है कि सारा बिजनेस, सारी चीजें, जो भी बेनिफिट्स लेंगे, जो भी फायदे होते हैं सारे, ये एक ही व्यक्ति उस बेनिफिट का या उस नुकसान का भी फायदा यही उठाता है, यानी उस नुकसान को भी यही भुगतता है और फायदे भी होते हैं तो वही भुगतता है। कुछ डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस भी हमने इसमें देखे थे। उसके बाद हमने पढ़ा था पार्टनरशिप के बारे में कि अगर जो एक से ज्यादा व्यक्ति किसी भी संस्था या किसी भी हॉस्पिटल या हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मालिक है तो पार्टनरशिप, दो या दो से ज्यादा ओनर अगर जो हो या मालिक हो तो उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। इनके भी कुछ अपने फायदे थे और इनके भी कुछ नुकसान थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉर्पोरेट सेक्टर में प्रोफेशनल सर्विसेज कॉर्पोरेशन। प्रोफेशनल सर्विसेज कॉर्पोरेशन का मतलब हम यहाँ पर बात करेंगे ना, जैसे गवर्नमेंट संस्थाएं हैं या बड़ी से बड़ी प्राइवेट संस्थाएं, जैसे टाटा हॉस्पिटल का नाम सुने हैं आप लोग, नारायणा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल का नाम सुने होंगे। ये बैंगलोर में बहुत बड़े लेवल पर हॉस्पिटल है जहां पर फ्री में हार्ट की सर्जरी हो या आंखों का पूरा रिप्लेसमेंट या ट्रांसफॉर्मेशन सारे किए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वैसी बड़ी बड़ी संस्थाओं में या आज भी हमारे पास बीएचयू और पीजीआई के अलावा प्राइवेट सेक्टर्स में भी बहुत सारे हैं। हेरिटेज है, अपेक्स है, पॉपुलर्स हैं या फोर्टिस है, ये सब बड़े बड़े जो संस्थाएं हॉस्पिटल्स हैं ये भी अपने बड़े लेवल पे चलाते हैं। वैसे बड़े हॉस्पिटल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेशन। बेसिकली कॉर्पोरेशन क्या है? कैपिटल बेस्ड होता है। कैपिटल बेस्ड का मतलब है कि अगर जो आपको लगता है कि जैसे आप एक अच्छे रिच फैमिली से हैं या एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और आपने क्या किया कि भले ही आपके घर में कोई डॉक्टर नहीं बन पाया है लेकिन सारे के सारे लोग बिजनेसमैन हैं, आपको पता है कि कौन सा बिजनेस कैसे करना है। तो बेसिकली कॉर्पोरेट इसीलिए आ गया। कॉर्पोरेट आने का कारण सिर्फ ये रहा कि जो लोग बड़े बड़े उद्योगपति थे इन्होंने क्या किया कि अपना खुद का हॉस्पिटल चलाना शुरू किया, भले ही इनका बैकग्राउंड हॉस्पिटल वाला या मेडिकल से नहीं था। जैसे अंबानी की तरफ से रिलायंस हॉस्पिटल्स चलते हैं, बहुत सारे हैं, अलग अलग नाम से हैं, ग्रुप ऑफ। तो रिलायंस ग्रुप ऑफ या जियो ग्रुप ऑफ के कंपनीज के नाम से हॉस्पिटल चलते हैं। अब उनके घर में क्या अंबानी लोग क्या ऑपरेशन सीखे हैं? मेडिकल कोई पढ़ाई की है? नहीं किया, लेकिन उनके पास पैसा है, उद्योगपति हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो अब उनके पास ज्यादा पैसा हो गया तो उन्होंने क्या किया कि सभी लोगों को हायर कर लिया, एक एक बिल्डिंग बना दिया हॉस्पिटल और उसमें सबको हायर कर लिया। हायर इन द सेंस की सबको रख लिया, जैसे नौकरी पर एमबीबीएस, एमडी, सर्जन, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स को भी पेमेंट करके रख लिया है ना। तो जब वो लोग उसको करेंगे तो कभी भी ट्रस्ट के नजरिए से नहीं सेवा करते हैं, वो लोग एक बिजनेस को के आधार पे करते हैं। जैसे बाकी उनका बिजनेस है, जैसे बाकी कोई फैक्ट्री डाल दिया है, फैक्ट्री में मान लीजिए बिस्किट कंपनी है तो उसका काम क्या है? बिजनेस, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस बढ़ाना। वैसे ही वो ठीक वैसे इंडस्ट्री के तौर पर इस हॉस्पिटल को भी वो लोग बिल्ड करते हैं। तो जब बड़े बड़े उद्योगपति बड़े लेवल पर हॉस्पिटल डालते हैं तो वैसे हॉस्पिटल को हम लोग कॉर्पोरेशन बोलते हैं। कॉर्पोरेट करना, कॉर्पोरेट मतलब उनका मेन मोटिव तो यही होता है कि हम जनता की सेवा तो कर ही रहे हैं, साथ में हमारा ये मेथड रहेगा कि हम इसको बिजनेस लेवल पे करेंगे, मतलब उनको लाभ चाहिए। अब ये सोचिए कि डॉक्टर्स भी किराए पर, इन द सेंस कि मतलब इंप्लॉय रखा हुआ है पैसे देकर के, क्योंकि उनकी अपनी कोई बॉडी नहीं है, उन्होंने सबको हायर करके रखा है, तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी कॉस्टली होगी ना हर एक काम। अभी फोर्टिस वाले हॉस्पिटल्स में चले जाइए, स्कॉट फोर्टिस या फोर्टिस के किसी भी ब्रांचेस में चले जाइए जो दिल्ली में है, बहुत फेमस फेमस हॉस्पिटल्स हैं, तो या अपेक्स, हेरिटेज, ऐसे में चले जाइए तो बहुत ज्यादा बिल गिरता है, आपको ऐसा सुनने में आता है। उनके पीछे क्या है? उनकी क्वालिटी, बहुत सारी चीजें बड़ी पड़ी है। तो आज हम बात करेंगे कॉर्पोरेशन सर्विसेज पे। तो प्रोफेशनली हमने कॉर्पोरेशन सर्विस को लाया है। अब प्रोफेशनल सर्विस कॉर्पोरेशन ओवरशिप डेफिनेशंस की बात करें तो इसमें क्या होता है? लीगल इंटैरिटी विद द राइट सिमिलर इंडिविजुअल्स यूज्ड फॉर प्रोफेशनल्स लाइक फिजिशियन। हम सारे लोगों को, प्रोफेशनली लोगों को हायर कर लेते हैं और सारी जो भी लीगली बनता है या जो भी अधिकार के हिसाब से बनना चाहिए सारी व्यवस्था हम अपने यहाँ कर लेते हैं। इसमें होता क्या है कि पर्सनल की लायबिलिटी, इसमें बेसिकली क्या क्या देखा जाता है जब इतने बड़े लेवल का डाला जाता है। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि एक पर्सन की लायबिलिटी क्या होगी माल प्रैक्टिस को लेके या अपने लोगों के साथ। माल प्रैक्टिस का मतलब है गलत काम करना, उसको माल प्रैक्टिस बोलते हैं। अपने कलीग्स के लिए एक्शंस कॉस्टली स्टैब्लिश, जो उनके एक्शंस होंगे वो थोड़े जो कॉस्टली स्टैब्लिश होता है मतलब बहुत महंगा पड़ता है। जाहिर सी बात है उनके पास कोई अपना खुद का नहीं है तो जो भी वो काम करेंगे किसी थर्ड पार्टी से करेंगे। तो उनका हर एक चीज, जैसे अभी खान सर ने अपना हॉस्पिटल खोल रखा है, कुछ रिसर्च सेंटर करके है,
अब उन्होंने सारी चीजें बाहर से ले ली हैं, सब खरीद के ले, अगर जो बिजनेस के तौर पे करेंगे तो आपसे महंगा ही बिल पड़ेगा ना। तो वैसे ही है, फॉर्मल रिक्वायर्स लीगल डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ एससी, ये होता है सब सेंटर, पीएचसी, पब्लिक सेंटर, पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर, या जो भी पीए डिपेंडेंट ऑन द स्टेट्स एंड कैन बी फॉलोड बाय द वन और मोर इंडिविजुअल्स। वो कह रहा है कि जब बड़े लेवल पे हम कॉर्पोरेट हॉस्पिटल या प्रोफेशनली कोई काम करते हैं मेडिकल से रिलेटेड, तो ये सब चीजें हम लोगों को देखने को मिलती है। इसके अब इस बड़े लेवल के हॉस्पिटल को या कॉर्पोरेशन को स्टैब्लिश करने के लिए, बड़े लेवल का मेडिकल बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए कुछ एडवांटेज भी हैं, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। आते क्या क्या है, कंट्रीब्यूशंस टू पेंशन, प्रॉफिट शेयरिंग प्लान फॉर ऑल द एम्प्लॉइज। अब ना बड़े लेवल पे जब आप जाएंगे ना, जैसे बड़ी कंपनी में जाके कोई नौकरी करता है तो उसको क्या क्या मिलता है, पीएफ भी मिलता है, इंश्योरेंस की बेनिफिट्स मिलती हैं, लीव की भी बेनिफिट्स मिलती हैं। इसके अलावा अगर जो उनको कोई घटना घट जाए तो उस घटने का पैसा भी उनको मिलता है, टैक्स की भी बेनिफिट्स कुछ मिलती हैं। तो इस तरह की बड़े लेवल की बेनिफिट्स कॉर्पोरेट सेक्टर्स में आते हैं। मतलब सारी बेनिफिट्स अगर जो मिल जाए तो सारी व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। बड़े लेवल की बिजनेस चलाने को ही कॉर्पोरेशन या व्यवसाय बोलते हैं, बड़े लेवल का। कंट्रीब्यूशन टू पेंशन, प्रॉफिट शेयरिंग प्लान फॉर ऑल द एम्प्लॉइज, सारे एम्प्लॉइज को आप देखे होंगे, अगर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बड़े लेवल पे चला रही है तो 20-20 बरिस से लोग उसमें जॉब कर ही रहे हैं, निकले नहीं है कभी। तो वैसे लोगों को ना बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, प्लान्स ऐसे मिलते हैं, पेंशन स्कीम्स आते हैं एम्प्लॉइज के लिए, टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, कारपोरेट मेडिकल रिम्बर्समेंट। मेडिकल रिम्बर्समेंट का मतलब है कोई घटना घट जाए या कोई मेडिकल इश्यूज आ जाए तो जो भी उनका खर्चा होगा इलाज का, वो सारा चीज कारपोरेशन दे देती है। गवर्नमेंट में भी यही है, गवर्नमेंट में भी यही है, आप अपना इलाज कराइए, जो भी बिल है वो गवर्नमेंट को लगा करके दे दीजिए। अगर जो पुलिस या कोई बड़े डिपार्टमेंट में भी आप काम कर रहे हो तो सिंपल ऐसा कर सकते हैं, आपको ये सारी बेनिफिट्स मिलती है। मेडिकल एक्सपेंसेस, ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस भी मिलता है, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी प्रीमियम, अगर जो अच्छे काम करते हो तो उसके लिए भी आपको पेमेंट मिलता है। पर्सनल एसेट प्रोटेक्शन, आपको बचाने के लिए भी ऐसे बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे रहने के लिए घर मिल जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा है, ये सब मिलता है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में ये सारी चीजें मिलती हैं। डिसएडवांटेज क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी एंड डिटेल्स रिक्वायरमेंट रिक्वायर लीगल, जो भी काम करेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, लीगल होनी चाहिए, क्योंकि ये कॉर्पोरेशन है, थोड़ा भी फंस गए तो पूरी कंपनी बंद हो जाएगी, डूब जाएगी। अकाउंटिंग एक्सपर्टीज होनी चाहिए उसमें, मोर एक्सपेंसिव टू ऑपरेट, अब इसको ऑपरेट करना थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया ना कि सारी चीजें हम क्या करते हैं, बाहर से हायर करते हैं, तो जाहिर सी बात है कॉस्टली रहेगी। एक्सपेंसिव का मतलब है ज्यादा एक्सपेंसिव, ज्यादा कॉस्टली होता है इसमें का। रेगुलर मीटिंग्स एंड एग्रीमेंट्स नीडेड, हमेशा हर वक्त आपको ना मीटिंग, गवर्नमेंट में देखते हैं ना डीएम आज बुला दिया है, सारे अधिकारियों को मीटिंग करवा रहा है, वैसे ही कॉर्पोरेट सेक्टर में इंप्लॉइज को हर समय मीटिंग वूटिंग करने पड़ते हैं, मतलब जो जो रूल होगा वो एकदम फॉलो करने ही होते हैं कॉर्पोरेट में, तभी आपको इतनी बेनिफिट्स तो दे रहा है ना। अब इतनी बेनिफिट देगा तो थोड़े बहुत डिसएडवांटेज तो रहेंगे ही रहेंगे। and agreements needed, complicated decisions making process due to the more individual involvement या involved, ये कह रहा है कि इंडिविजुअल डिसीजंस बहुत इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होता है कोई डिसीजन मेक करना हो, क्योंकि जैसे अब छोटा कर, सभी लोग सरकारी एम्प्लॉय है, एक मान लेते हैं छोटे से हॉस्पिटल, जैसे हमारे पीएचसी होते हैं, सीएचसी होते हैं, कासमाबाद हो गया, 12 चौर का हॉस्पिटल हो गया ना सरकारी। अब उसमें एक छोटा वार्ड बॉय क्या बड़ा डिसीजन ले सकता है, वो अपने सीनियर को बताएगा, सीनियर नर्स को बताएगा, नर्स उठेगी तो डॉक्टर को बताएगा, एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को, फिर उससे बड़े डॉक्टर को, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा, तब किसी चीज पर कोई डिसीजन आएगा। तो थोड़ा सा दिक्कत भी आता है, डिसएडवांटेज यही होता है ना कि सबसे डिसीजन आने में तब तक हो सकता है आपका नुकसान हो जाए। बाढ़ों के समय में जैसे बाढ़ आ जाती है ना अगल बगल, तो सारे हॉस्पिटल को इंस्ट्रक्शन आते हैं कि फ्री में दवा बांटनी होती है, लेकिन आपने यदि आदेश ले लिया, हाल ही में कहीं एक जगह अचानक से किसी गांव में रातों रात सब सोए हैं, बाढ़ आ गई है, तो बचाने का काम शुरू होगा, मेडिकल की समस्याएं बढ़ जाएंगी, तो उस वक्त चैलेंज आता है दवाई बांटने से लेके उनको उठा करके फिर बड़े हॉस्पिटल में लेके जाना, एम्बुलेंस ये सब व्यवस्था थे, तो इसमें परमिशन लेना और डॉक्यूमेंट का काम करना बहुत जरूरी हो जाता है, तो थोड़ा समय लगता है ये कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि हर कोई उस वक्त बैठा नहीं होता है ना कि कब बाढ़ आएगी कि हम तैयार हैं, मतलब कि हम हर एक इमरजेंसी के लिए भी हमें डॉक्यूमेंटेशन कराने जरूरी है, कोई भी डिसीजन लेने हैं तो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होगा तभी जाके काम करेंगे, नहीं तो आजकल ना हर कोई अवेयर हो गया है, आप किसी के घर जाकर के डायरेक्ट आप ये नहीं कह सकते हो कि अपना आधार कार्ड दीजिए, सरकार में ही लगा, नहीं, या आपके पास प्रॉपर एक लिखित रूप में आदेश होगा कि हम इस पर्पस से इस काम के लिए आपसे सारे डिटेल्स मांग रहे हैं, तब देगा, नहीं तो वीडियो बना के आपको कहीं भी वो मतलब खड़ा कर सकता है ना, कि अगर जो आप उस वक्त इलीगल हुए तो फंस जाएंगे, नौकरी जाएगी। तो इसीलिए थोड़े से डिसएडवांटेज भी है इसके, खास करके लीगल टर्मों में बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको फैसिलिटी भी तो बहुत देता है वो आपको,
हम लोग मोस्टली कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना क्यों पसंद करते हैं? जैसे यदि हम आपको कह दें कि आप अपना हॉस्पिटल डाल लीजिए या अपना एक छोटा सा लैब डाल लीजिए या छोटा सा अल्ट्रासाउंड का सेंटर डाल लीजिए, अब आपको टोटल बजट का 3 लाख मिलेगा। अगर जो यही आप प्रोफेशनल हॉस्पिटल या बड़े से लेवल पे कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाइए तो 10 लाख मिल सकता है आपको। इसके पीछे क्या है वहां पर, लेकिन वो बेनिफिट भी देगा और काम भी आपसे लेगा भाई, उतना दे रहा है तो काम भी लेगा आपसे। तो बेसिकली ये प्रोफेशनल सर्विस कॉर्पोरेशन क्या कहता है कि मतलब हमारे जो मेडिकल सेक्टर में एक तो सोलो था, सोल सिस्टम पे था, एक पार्टनरशिप पे था, और क्या है कॉर्पोरेट सेक्टर पे भी हमारे पास संस्थाएं होती हैं जो बड़े लेवल पे काम करती हैं, अपने एम्प्लॉयज को इस तरह का बेनिफिट देती हैं। इसके पीछे थोड़े से डिसएडवांटेज भी होते हैं भाई, कि जब उतना पेमेंट करेगा, जब आपका हर एक चीज देखभाल कर रहा है तो जाहिर सी बात है हर चीज के लिए आपसे लेखा जोखा भी लेगा। तो वही चीजें हैं। बाकी इसको कैसे कंसिडर किया जाए, कैसे बचा जाता है, तो कंसिडरेशंस फॉर हेल्थ, consideration for health physician and provides compared to the other medical organizations larger staff of physician and provide, मतलब इसमें बहुत ज्यादा होते हैं, बड़े लेवल पर इंप्लॉइज होते हैं फिजिशियन या जो भी उसमें कर्मचारी जो होते हैं जो कि मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं। बाकी फिजिशियन हैव अ लेस रिस्पांसिबिलिटी फॉर हायरिंग पर्सनल। लेकिन इसमें क्या होगा, जो फिजिशियंस होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, अपने तरफ से हायरिंग नहीं करते हैं, उनको जिम्मेदारी उतनी दी जाती है। कौन करते हैं? जो मालिक होंगे, जो एचआर डिपार्टमेंट होगा, जो पर्टिकुलर उनका काम है हायरिंग, वही बस करते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं एम्प्लॉय सिमिलर टू द कॉर्पोरेशंस, और इसमें डिसएडवांटेज या एडवांटेज जो भी ये दे रखा है ये सब हिसाब से ही दिया होता है। बाकी ये निर्भर करता है कि कितना बड़ा का ग्रुप है ये पूरा संस्था, या कितनी बड़े का है ये पूरा। अच्छा सॉरी, ये कहाँ आ गए हम लोग, मैं सोच रहा हूँ पॉइंट क्यों नहीं मिल रहा है। हाँ ठीक है। अट्रैक्टिव इंडस्टमेंट फॉर द एम्प्लॉयज लाइक कवर्ड मेडिकल एक्सपेंसेस। ओके, वो ये कह रहा है कि बड़े लेवल पर हम जब ये स्टैंड करते हैं तो ये सारी व्यवस्था हमको रखनी पड़ती है। जैसे एम्प्लॉयज को जो भी बेनिफिट्स हमने कहा है वो सब देने पड़ेंगे। मान लीजिए किसी का खर्चा हो गया, अचानक से आपके यहाँ ड्यूटी कर रहा है, उसको हार्ट का दिक्कत आ गया, पता लगा कि उसको वॉल्व बदलने होंगे हार्ट के, ठीक है, तो वॉल्व बदलने में कम से कम 4 लाख 5 लाख का खर्चा है। वो तो इलाज करा लेगा अपना पैसा देकर के, क्योंकि वो तो उसको तो जीना है ना, तो जीने के लिए अपना इलाज कराएगा। लेकिन जो बिल लगाएगा वो कॉर्पोरेट में लगाने के बाद वो देगी संस्था, गवर्नमेंट दे देती है। अगर जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो दे देगा, या कॉर्पोरेट में ही है तो भी उसको मिलता है। तो जब इतना सारा दे रही है तो एम्प्लॉयज लंबे समय तक बने रहते हैं। वो ये कंसिडर ये कह रहा है कि ये जो समस्याएं हैं इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या क्या चीजें कदम उठा सकते हैं, ये कंसिडरेशंस में आते हैं। जैसे प्रोफेशनल सर्विस कॉर्पोरेशन एम्प्लॉय मोर असिस्टेंट, वो ये कह रहा है कि प्रोफेशनली जो एम्प्लॉयज होते हैं या होते हैं उनको ज्यादा असिस्टेंट दिया जाता है, ज्यादा हेल्प करने चाहिए, उनको जो भी जरूरत है उनको पूरी करनी चाहिए। दूसरी चीज, अट्रैक्टिव इंड्यूसमेंट फॉर द एम्प्लॉयज लाइक कवर्ड मेडिकल एक्सपेंसेस। कुछ ऐसे अट्रैक्टिव इंड्यूसमेंट का मतलब है कुछ ऐसे उसको हेल्प करिए जिसको लगे कि हाँ ये संस्था भी मेरे लिए सोचती है। जैसे गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट में जो नौकरी करते हैं वो एक्सपायर कर जाते हैं या किसी वजह से अगर जो डेड कर जाते हैं तो भी उनके बेनिफिट्स उनके आने वाले बच्चों को मिल जाती है, उनके डिपेंडेंट को मिलती है ना, ठीक है। अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट एंड स्पेशलाइजेशन, और इसमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है, एडवांसमेंट या अपडेशन ज्यादा रहते हैं, क्योंकि बड़े लेवल पे काम है तो हर एक चीज एडवांस ही आपको मिलेगा। बाकी सेंट्रलाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पर्सनल मैटर्स इंश्योर्स स्मूथ ऑपरेशन। सेंट्रलाइज का मतलब है कि जो भी काम होता है इसमें एक केंद्र लेवल पर काम होता है, जिससे कि जो भी मैटर करते हैं वो स्मूथली ऑपरेशंस हो सके। स्मूथली का मतलब है कि हर एक व्यक्ति एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, इसको सेंट्रलाइज बोला जाता है। सेंट्रलाइज का मतलब है कि एक बॉस है मान लेते हैं, इसको हम सेंटर मान लेंगे, तो इंप्लॉई डॉक्टर, डॉक्टर भी इससे कनेक्टेड है, नर्स भी नर्स भी, जो भी पैरामेडिकल स्टाफ, या जो भी और भी अदर स्टाफ, ये सब सेंट्रली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसलिए कनेक्टेड होते हैं कि ये काम जो चल रहा है, इतनी बड़ी ये जो संस्था चल रही है, स्मूथली चल सके। अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे ब्लड बैंक अलग है, पैथोलॉजी अलग है, अल्ट्रासाउंड या डायग्नोस्टिक सेंटर अलग है, डॉक्टर्स का सर्जरी सेंटर अलग है। तो ये सारे के सारे सेंटर से एक दूसरे से जुड़े होते हैं ताकि काम स्मूथली चल सके और उनका कॉर्पोरेशन वाला बिजनेस चल सके। एकदम सिमिलर वे में ये नया है ग्रुप प्रैक्टिस। सेंट्रल में हमने पढ़ा ना कि किसी न किसी को एक केंद्र बना दिया जाता है, मालिक को हम केंद्र मानते हैं और सारे लोग उससे जुड़े होते हैं ताकि काम सही से हो सके। अब ये ग्रुप प्रैक्टिस क्या है, तो डॉक्टर्स ना अपनी टीम बना करके
किसी काम को करने के लिए, जैसे सर्जरी के लिए आप देखे होंगे कि 3-4 तरह के डॉक्टर्स होते हैं। मान लीजिए किसी का ना चेहरे का कोई ऑपरेशन करना है, फेस का, फेशियल सर्जरी है, कोई चीज हो सकता है म्यूकस बकल हो, म्यूकस बकल, म्यूकस बकल के केस में ऑपरेशन करना हो, जैसे जबड़ा का जो कैंसर हो जाता है उसको म्यूकस बकल बोलते हैं या बकल म्यूकस बोलते हैं। जब ये ऐसे के ऑपरेशंस करने होते हैं तो हमारे पास कई तरह के सर्जन होते हैं। एक एनेस्थीसिया होगा, बेहोशी का डॉक्टर, ठीक है, और नर्सेस होंगे, और एक जनरल सर्जन होगा, एक प्लास्टिक सर्जरी वाला होगा। ऐसे और एक दो होते हैं डॉक्टर्स जो एक टीम में प्रैक्टिस करते हैं। जब एक साथ ये लोग किसी काम को करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप प्रैक्टिस। ग्रुप ऑफ मेडिकल प्रोवाइडर्स ऑफरिंग केयर ज्वाइंटली यूजिंग इक्विपमेंट एंड पर्सनल, मतलब कुछ ग्रुप के लोग किसी काम को अंजाम देने जा रहे हैं ताकि वो सक्सेसफुल हो जाए और इजीली हो जाए, तो वैसे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप प्रैक्टिस बोलते हैं। कैन बी अ सिंगल स्पेशलिटी, मल्टी स्पेशलिटी, प्राइमरी केयर ग्रुप, या ऑपरेट्स फी फॉर अ सर्विसेज बेसिस थ्रू द इंश्योरेंस HM हेल्थ मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसे सर्जरी या ऐसे बड़े मेडिकल के टास्क होते हैं जो एक सिंगल व्यक्ति से नहीं हो पाता है। तब उस वक्त क्या करते हैं हम लोग, कई डॉक्टर्स की टीम बना करके उस काम को अंजाम देते हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने बताया कि म्यूकस बकल का अगर जो ऑपरेशन करना है तो क्या करते हैं, मान लीजिए पूरा जबड़ा काट के निकाल देंगे यहां से, तो एक तो बेहोशी कराएगा डॉक्टर जिसको हमने एनेस्थीसिया बोला, दूसरा नर्सिंग है जो इस सब काम में असिस्ट करेंगे, असिस्ट का मतलब है हेल्प करती है डॉक्टर्स की। उसके बाद मैंने जनरल सर्जन लिखा। जनरल सर्जन क्या है, वो सिंपल आएगा, काट के और उसको निकाल देगा। अब यहां का मांस हट गया है तो प्लास्टिक सर्जन क्या करेगा, कहीं और से मांस ले करके आपके बॉडी का ही और यहां पर इम्प्लांट करके और स्टिचेस मार देगा। तो है ना एक टीम, एक प्रॉपर टीम बन गई, तो सारा का सारा इसका ऑपरेशन हो गया पूरी टीम से। तो ऐसे जब प्रैक्टिस करते हैं एक साथ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप प्रैक्टिस। इसके फायदे बहुत हैं। एक तो शेयर्ड फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट इज इक्विपमेंट, शेयर्ड फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट, एक साथ मिल करके हम लोग किसी भी चीज में पैसा लगा सकते हैं, हेल्प फाइनेंशियली कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट के केस में। अपॉर्चुनिटी फॉर कंसल्टेशन विद द कलीग्स, इसमें अपॉर्चुनिटी मतलब एक फायदा हो जाता है कि सर्जन एनेस्थीसिया ने इनसे राय ले लिया, जनरल सर्जन ने इनसे बोल लिया कि भाई उम्र उसकी ना 45 है, बेहोशी हिसाब से करिएगा। फिर उन्होंने प्लास्टिक सर्जन से भी बोल दिया, या प्लास्टिक सर्जन ये बोलते हैं कि आप पहले उसका टुकड़ा काट के निकाल दीजिए तब हम प्लास्टिक सर्जरी कर देंगे। तो है ना, एक दूसरे से कंसल्टेशन भी हम लोग ले रहे हैं ना इसमें। ओके, इसके अलावा लिटिल एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, पोटेंशियल फॉर एम्प्लॉय, मेडिकल मैनेजर, इसमें ना थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती है सबकी, क्योंकि एक साथ सब काम करें, लेकिन ये काम बहुत सही होता है। दूसरा है मोर फैमिली एंड रिक्रिएशन टाइम ड्यू टू द कवरेज ऑफ कलीग्स, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल स्टिमुलेशन। इंटेलेक्चुअल यानी कि इसमें एक सही डिसीजन आता है जिससे कि जो भी काम है सब एक साथ मिल करके निपटा देते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, तो नॉट एवरी फिजिशियन में थ्राइव्स इन ए ग्रुप सेटिंग, हर व्यक्ति एक ग्रुप में सेट नहीं हो पाता। कभी कभी देखे होंगे एटीट्यूड्स ये सब आ जाते हैं, तो वो डॉक्टर है अब उसके साथ काम नहीं करेंगे, ऐसा आ जाता है कभी कभी। नॉट एवरी फिजिशियन, ओके। लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस, पोटेंशियल इनकम में नॉट बी एज ए हाई। अब ऐसे केस में अगर जो कोई काम ये सिर्फ एक ही सर्जन कर लेता तो इसको बेनिफिट ज्यादा होता, लेकिन क्योंकि अब सब लोग कर रहे हैं तो सबको थोड़ा थोड़ा बेनिफिट बढ़ जाएगा ना, तो थोड़ा सा होगा। लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब है उसकी एक व्यक्ति की आजादी खत्म हो जाती है। इनकी आजादी गई ना, ये अपना डिसीजन अकेले नहीं ले सकता है, सबसे मिलकर लेना होगा ना इसको, क्योंकि इसी को हम लोग ग्रुप प्रैक्टिस बोलते हैं। पॉसिबिलिटीज ऑफ पर्सनालिटी क्लैशेस एंड डिफरेंशिएशंस ऑफ ओपिनियन, इसमें थोड़ी सी दिक्कत का यही पढ़ रहा था मैं, नहीं यहां से पढ़ा था। नॉट एवरी फिजिशियन में थ्राइव्स इन ग्रुप सेटिंग्स, ऐसा सेट नहीं हो पाता है। लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस, पॉसिबिलिटीज ऑफ पर्सनालिटीज क्लैशेस, हो ना, एक दूसरे से थोड़ा बहुत ना होता है, टीम वर्क नहीं हो, जैसे एक साथ काम करने को कह दिया जाए तो कभी फिजिशियन आपस में भी लड़ते हैं कि इसको क्यों बुला लिया जब मैं ही था। तो होता है ना, जैसे दो सर्जन आ जाए इसमें, एक जनरल सर्जन है दूसरा भी जनरल सर्जन आ जाए, तो फिर इनको लगेगा ना दूसरा क्यों आ गया जब मैं था ही। तो आपस में क्लैशेस होने, मतलब थोड़े बहुत टकराव हो जाते हैं, तानाबानी हो जाता है, उसी को क्लैशेस बोलते हैं।
और उनके ओपिनियन भी अलग अलग रहते हैं, क्योंकि अलग अलग ओपिनियन रहेगा तो जाहिर सी बात है आपस में थोड़ा बहुत ये टकराव करेंगे ही करेंगे, क्लैशेस हो जाते हैं। कंसिडर क्या करना है एम्प्लॉय के केस में, कैसे बचना है, तो लार्जर स्टाफ ऑफ फिजिशियंस एंड प्रोवाइड्स कंपेयर टू अदर मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस। सही ढंग से बड़े अमाउंट पर लोगों को बता के रखना होता है, समझा करके रखा जाता है। फिजिशियन हैव अ लेस रिस्पांसिबिलिटी फॉर हायरिंग पर्सनल, इसमें फिजिशियन अपने मन से नहीं कर सकता है और उसके लिए अलग से डिपार्टमेंट होते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज एम्प्लॉय सिमिलर टू द कारपोरेशन, इसमें भी बहुत सारे डिसएडवांटेज एडवांटेज होते हैं जैसे कारपोरेशन में होते हैं, क्योंकि सारा डॉक्यूमेंट सब कुछ मेंटेन करना होगा, टीम वर्क में सब साइन कर लेंगे तभी माना जाएगा वो। लार्जर ग्रुप में बी लेस पर्सनलाइज ड्यू टू साइज, अब बड़ा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप बना देंगे तो कोई पर्सनली किसी चीज को लेगा नहीं, क्योंकि वो ग्रुप में काम कर रहे हैं तो उनको लगता है कि एक साथ मिलकर काम करेंगे, काम सक्सेसफुल करना है। तो ये कुछ कंसिडरेशन है। देखिए ये सब बता क्या रहा है एक्चुअली, इन सब चैप्टर्स का मतलब या इनका मोटिव क्या है मेन, कि हमको एथिक्स में ये सब यूँ पढ़ाया जा रहा है कि भाई आपको पता होना चाहिए कि इस संस्था का सिंगल ओनर है, पार्टनरशिप पे है, कॉर्पोरेट सेक्टर का है, या इस तरह का कोई ग्रुप प्रैक्टिस हो रही है, कैसे किया जाता है, सब पता होना चाहिए आपको कि ग्रुप प्रैक्टिस में क्या होता है। आपको कोई काम करना है ना, नॉर्मली लैब या डायग्नोस्टिक सेंटर में भी ऐसा होता है, जैसे आप किसी का एमआरआई कर रहे हो ब्रेन का, ये बड़े लेवल का कर रहे हो, आप किसी फिगर को देख के डायग्नोस नहीं कर पा रहे तो आप क्या करते हैं, किसी और को भी जानकार को अपने पास बैठा करके राय लेते हैं, अरे एक फोटो भेज रहे हैं जरा देख के बताना ये क्या दिख रहा है, मुझे तो ये लगता है ये ट्यूमर का ये दिख रहा है, तुम्हें क्या लगता है। हम क्या करते हैं, एक तरह से ओपिनियन ही लेते हैं किसी से, तो एक तरह का क्या हो गया, वो ग्रुप प्रैक्टिस हो गया। वैसे ही हम लोग लैब्स में भी करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का कॉम्प्लिकेटेड ब्लड ग्रुप हमने किया और हमको समझ में नहीं आ रहा है, कई बार नेगेटिव आ रहा है, हल्का सा दिख रहा है, तो उसको क्लियरली जानने के लिए एक दो और मित्र को बुला लेते हैं कि थोड़ा सुनो ये हम टेस्ट लगा रहे हैं तो अपने पास एक बार और लगा लो। तो जब हम दो या दो से ज्यादा लोगों को उसमें शामिल करते हैं ना डिसीजन लेने के लिए, तो वैसे डिसीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप प्रैक्टिसेस बोलते हैं।